गुड आफ्टरनून क्लास, सब लोग को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सब लोग को। देखिए बहुत ध्यान से देखिए इधर मेरी ओर। आपको कल समझाए थे पोलाइट ओलाइट के बारे में। यहाँ देख रहे हैं ये एक क्या चीज है, एस्टेरॉइड है। ये एस्टेरॉइड है। जब ये पृथ्वी पे गिरने लगेगा तो इसे क्या कहेंगे, उल्का। और धबाक गिर जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, उल्का पिंड। और पोलाइट में तो कल अंतर समझाई थे। ऐसे ही अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं सभी, यही गिरता है तो क्या बन जाता है, उल्का पिंड बन जाता है। और ये जब जल यहाँ जाता है तो पृथ्वी का क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल इसे जला के क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जिस वजह से ये जलते हुए दिखते हैं, तो जिन्हें हम लोग टूटता हुआ तारा या तारे जमीन पर कहते हैं, या स्ट्रोटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। इसको देख के आप लोग मन्नत मांगते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मन्नत मानते? एलियन क्या होते हैं सर? तो एलियन दूसरे ग्रह के प्राणी को बोला जाता है। अभी मिला ही नहीं है, एलियन मिला ही नहीं। चलिए, यहाँ तक तो हम आपको समझा दिए थे, यानी मैटर एंड मेटेरॉइड बता दिए थे। आगे अब पढ़ाना है। हम आपको बता दिए सौर मंडल। सौर मंडल, इस सौर मंडल में हम आपको बता दिए आपका सूर्य, टोटल सन के बारे में बता दिए, जानकारी कुछ नहीं छुपाए हैं। उसके बारे में हम आपको अलग अलग ग्रहों के बारे में बता दिए हैं, प्लैनेट्स के बारे में। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो हम आपको बता दिए उल्का, उल्का पिंड, बोलाइट वगैरह। उल्का। अब आपको बताना है हमको क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह भी बढ़ा दिए हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के टुकड़े होते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में घूमते हैं। अब आपको पढ़ाना है धूमकेतु। धूमकेतु, धूमकेतु पढ़ाना है। इसको हम लोग कहते हैं कॉमेट्स। धूमकेतु पढ़ाना है, कॉमेट। कॉमेट पढ़ाने के बाद फिर आपको मून के बारे में पढ़ाना है, और चंद्रमा के बारे में, अर्थ के बारे में। चंद्रमा और अर्थ के बारे में उसके बाद नीचे उतर जाएंगे। तो अभी मेन हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, धूमकेतु पढ़ाने जा रहे हैं। इस सब में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अभी आपको बचा हुआ क्या है, तो पृथ्वी बची हुई है और मून बचा हुआ है। इसलिए आप इससे क्वेश्चन अभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि पढ़ाई ही नहीं है तो पूछेंगे क्या चीज। हम अभी जा रहे हैं आपको धूमकेतु पढ़ाने। ऊपर में दिक्कत है तो पूछिए। पीडीएफ धुंधला दिख रहा है आप लोग को, तो पीडीएफ को धुंधला दिख रहा है तो हम उस पीडीएफ को दूसरा करेंगे। तो जिनको ठीक दिख रहा है ठीक है, नहीं तो दूसरा डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। एगो पूछ रहा है सर ज्योतिषवा कब पढ़ाएंगे? ये पकड़वा, चंद्रमा वंद्रमा पढ़ा देंगे तो हाँ ज्योतिष छूट गया है। ओहो, एकदम पगलाइल है सर, ज्योतिष कैसे होता है, एकदम ज्योतिष। इसमें घर बनाने का भी एक तरीका होता है, निशान कोड, अग्नि कोण, पानी किधर होना चाहिए, जल किधर होना चाहिए, वो सब भी पढ़ेगा लोग। हाँ, शादी का मुहूर्त कैसे देखा जाता है, लड़का का नामकरण, ये सब पढ़ाएंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मेन मेन चीज ज्योतिष में पढ़ा देंगे आपको, सब पढ़ेगा लोग। चलिए बाबू, अब हम आपको कॉमेट शुरू कर देते हैं। देखिए कॉमेट क्या होता है, ये एक ही चीजवा का नाम है कॉमेट। इसको कई नाम से जाना जाता है। पहले तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमेट्स, इसीलिए इंग्लिश वाला विद्यार्थी आगे निकल जाता है, क्योंकि वो एक ही चीज पढ़ता है कॉमेट। हिंदी मीडियम वाला 5 गो नाम रख ले ऐसे उसका। उसका नाम होता है धूम, केतु, इसी को कहते हैं पुच्छल तारा। कोनो एगो चीज का ई 2 गो नाम जरूर रखेगा। जैसे इंग्लिश मीडियम वाला कहता है हार्ट, ई ससुरा हिंदी मीडियम वाला को कहता है दिल, फिर कहता है उसको हृदय। हृदय हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाला ब्रेन कहता है, हिंदी मीडियम दिमाग, मस्तिष्क, खोपड़िया। देखो कॉमेट होता क्या है, यहाँ नाम से समझिए ध्यान से। केतु का मतलब होता है तारा, जैसे राहु केतु सुने ना, तो केतु का मतलब होता है तारा। केतु मतलब क्या होता है, तारा। तो इसके पीछे में भी लगा हुआ है तारा और इसके पीछे भी लगा हुआ है तारा, लेकिन दो चीजें अलग है। इसमें लगा हुआ है पुच्छल, इसमें लगा है धूम। देखिए एस्टेरॉइड जब बनते हैं ना, जब भी ग्रह टूटते हैं, तो ग्रहों के टूटने से आपको पता है कि एक एस्टेरॉइड बेल्ट बन जाता है। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ कहाँ पे है, तो आपको पता है मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में एस्टेरॉइड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो टूटते हैं तारे वगैरह, तो ये
टूटने से ना कई जगह एक ही जगह ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, एक ही जगह क्या होते हैं, टूट कर इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह से टूट के क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जब इकट्ठा हो जाते हैं तो दूर से देखने पे लगता है ये धूल कण है, बट एक्चुअली में ये धूल कण होते नहीं है। ग्रहों का टुकड़ा बड़ा साइज का हो जाता है तो उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उससे छोटा छोटा हो जाता है तो वो धूल के जैसे एक जगह रह जाता है। लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से वो तो पृथ्वी खींचना चाहती है लेकिन खींच नहीं पाएगी, क्योंकि भाई वायुमंडल एंट्री नहीं करने देता है उन सब चीजों को, तो ये एक पास इकट्ठा हो जाते हैं और ये भी सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप जरा देखिए जरा ध्यान से, ये हमारा सूर्य है, सूर्य का चक्कर कौन कौन लगा रहा है, ये सूर्य हो गया हमारा, इस सूर्य का चक्कर ग्रह उपग्रह लगा रहे हैं, सब क्या लगा रहा है, ग्रह लगा रहे हैं, सभी ग्रह लगाते हैं इसका चक्कर ऐसे ऐसे। इन्हीं ग्रहों के बीच में जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, क्षुद्र ग्रह, छोटका छोटका क्षुद्र ग्रह भी लगा रहे हैं इसी में। इसी क्षुद्र ग्रह का जो छोटा छोटा टुकड़ा है जो धूल के समान है वो भी इसका चक्कर लगा रहा है, जो धूल के समान है वो भी चक्कर लगा रहा है। तो धूल को हम लोग कहते हैं धूम, धूल को क्या कहते हैं, धूम। और ये धूल है तो आपको पता है कि आंधी जब उठती है, धूल जब उठता है और जब ये गति करेगा तो स्पीड के वजह से इसके ज्यादातर पोर्शन जो इस धूमकेतु है, इसका ज्यादातर एरिया अगर देखेंगे तो आगे रहेगा और पीछे बहुत कम धूल रहेगा, पीछे धूल क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर गति करेगा तो इसी शेप में गति करने लगता है, पीछे धूल कम हो जाते हैं। तो रहता तो ये धूल का ही है, तो इसलिए इसे कहते हैं धूम, लेकिन इसके पीछे एक पूंछ जैसा निकल जाता है, तो जिस वजह से इसे हम लोग पूंछ वाला तारा भी कहते हैं। धूल का बना हुआ यह तारा, तारा है नहीं, क्योंकि इस पे धूल देखिएगा बड़ी तेज चमकता है, तो छोटे छोटे चीज चमकते तेज है, तो चमकने की वजह से इसे केतु यानी तारा बोल दिया गया, ये तारा है नहीं। तो इसे पुच्छल तारा इसलिए बोला गया, तारा इसलिए बोला कि चमकीला दिखता है, लेकिन ये तारा है नहीं। इसे धूम इसलिए कहा गया क्योंकि ये धूल का बड़ा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों का। और ये जब ये चक्कर लगा रहा था सूर्य का, तो ये क्योंकि ये स्टेबल नहीं था, धूल कण स्टेबल नहीं थे, तो इसके ज्यादातर पोर्शन आगे थे, पतला हिस्सा पीछे हो गया, इसलिए ये धूल का बड़ा हुआ था, तो धूम तारा। और भारत के लोगों ने देखा कि ससुरा कहने तो लेंगड़ी निकलल है, लेंगरी समझता है, लेंगरी पोंछ बोला जाता है, बिहार में ना पोंछ को लेंगरी बोला जाता है, चुरकी को टिक्की बोला जाता है, पैर को गोड़ बोला जाता है, ये सब लैंग्वेज है वहां का। तो इसका पूंछ निकला था, तो ससुरा एकरे नाम रख दिया सब धूमकेतु, क्योंकि धूल का बना था इसलिए धूमकेतु। इसका लेंगरी यानी पूंछ निकला था इसलिए पुच्छल तारा। इंग्लिश वाला उसका नाम रख दिया सब कॉमेट्स, क्या नाम रख दिया, कॉमेट। तो भाई सूरज का चक्कर तो बहुत लोग लगाते हैं, ग्रह लगाते हैं, हर एक ग्रह के अपने उपग्रह भी साथ लगाते हैं। ग्रहों के टुकड़े यानी क्षुद्र ग्रह लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह के भी टुकड़े जो होते हैं छोटे छोटे हो जाते हैं, एस्टेरॉइड जो होता है वो क्या होते हैं, जो टुकड़े हो गए धूल की जैसे छोटे छोटे बच गए इतनी इतनी, तो वो धूम केतु कहलाते हैं, धूल की तरह होते हैं। सूर्य की किरणें, ये केतु यानी तारा क्यों कहते हैं, केतु का मतलब होता है तारा। तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें चमक होती है, धूल कण में तो वैसे भी चमक होती है, लेकिन इसके अंदर हीट लाइट नहीं होता है, इसलिए इसे तारा नाम दे दिया गया, तारा है नहीं। तो धूम केतु क्यों कहे और पुच्छल तारा क्यों कहे, धूल का बना था, चमकीला था, तो चमकीला था तो तारा, धूल का बना था तो धूम केतु। पूंछ निकला था इसलिए पूंछ वाला तारा चमक रहा था, पुच्छल तारा हो गया। इसी को क्या कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं, कॉमेट क्या कहेंगे, कॉमेट कहते हैं। आप देखिए इसको यही दिख रहा है, दिख रहा है ये। आप कहेंगे कि सर ये तो टूटता हुआ तारा है, नहीं, टूटता हुआ तारा जो होता है वो कैसे होता है, देखिए टूटता हुआ तारा ऐसे टूट के खत्म हो जाता है, टूट के क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ये जाके, लेकिन ये खत्म नहीं होता है, ये घूमते रहता है, घूमते रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसमें पड़ती है ना, तो इसके धूल कण चमकने लगते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, धूमकेतु। अब एक बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है कि सर इसका ना वो, इसका पूंछ किधर की ओर रहता है, तो आप बताओ ना भाई, दुनिया में ऐसा कोई चीज है जिसका पूंछ आगे की ओर रहता है, सबका पूंछ पीछे रहता है, तो कहता है इसका पूंछ किधर रहता है, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन, सूरज के विपरीत दिशा में इसका पूंछ रहता है, क्योंकि चक्कर ऐसे लगा रहा है तो पूंछिया बाहर ही ना रहेगा, पूंछिया बाहर रहेगा तो सूर्य से देखेंगे तो बाहर की ओर पूंछ रहता है, तो इसका जो पूंछ होता है वो सूर्य से बाहर की ओर होता है। सबसे करीबी धूमकेतु देखिए, बहुत सारे धूमकेतु घूमते रहते हैं सब, जिसकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि टुकड़ों की कोई कमी है अंतरिक्ष में, बहुत सारे घूमते रहते हैं। हमारा सबसे करीबी जो घूमता है हेली नामक धूमकेतु,
हेली धूमकेतु। अब वो धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर है, वो चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है 76 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 76 वर्ष पर। तो सबसे फेमस जो धूमकेतु है वो क्या है? हेली नामक। हालांकि एरका सेरकी है, काहुतेक है, ये सब क्या है? सब धूमकेतु है, सब नाम है, सब इसमें किसी काम के नहीं है सब। बस इतना याद रखिएगा कि पुच्छल तारा को ही हम धूमकेतु कहते हैं। इसे धूम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूंछ वाला है, तारा इसलिए कहते हैं चमकता है। पुच्छल इसलिए कहते हैं क्योंकि पूंछ है, तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि चमकता है। सबसे फेमस कौन है? हेली। इसका एक बार इसका परिक्रमण काल कितने साल का होता है? 76 वर्ष का दिखाई देता है। ये चमकना बंद नहीं करता है। चलिए हम आपको एक दिखा देते हैं, दोनों में अंतर समझा देंगे एक साथ। क्या कमेंट कर रहे हैं दूतू लाइन का सर जी? जुपिटर प्लैनेट एस्टेरॉइड को खींचे रखता है, उसका ग्रेविटेशन ज्यादा इसलिए खींच के रखता है। मंगल कैसे बुला लेता है? देखो कह रहा है कि सर जुपिटर जब खींच के रखता है तो मंगल कैसे बुला लेता है? आपका अपना दिमाग काम नहीं करता है। ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति है, ये बृहस्पति ग्रह, ठीक है। अब इनका कहना है कि वो खींच के रखता है तो ये बुला कैसे लेता है? देख बबुआ कैसे बुला लेता है। ये क्या है सब? ये क्षुद्र ग्रह है सब। तो भाई आप एक बात बताओ, देखो बबुआ जी पूछ रहे थे मोहित यादव जी, देखो यादव जी देखिए इधर, आई कौन ग्रह? आई ग्रह है बृहस्पति। कौन ग्रह है? बृहस्पति। आई मंगल। तो आई बृहस्पति का पावर इतने ऊर्जा न रहेगा। जौन क्षुद्र ग्रह हुआ हे पट्टी है उसको तो खींचिए लेगा, ये पट्टी वाला ना नहीं खींच पाएगा। इधर वाला तो खींचिए लेता है, अपनी ओर तो खींच लेता है क्योंकि ये इससे करीब पड़ जाता है, उससे करीब नहीं पड़ पाता है। कलिया सुतल थे, ऐसा कोई बात नहीं। यादव जी घर पढ़े होंगे तो दिमाग आया होगा कि लगता है खान सर गलत पढ़ा दिए। अच्छी बात है आप क्वेश्चन पूछे। देखो ये टूट कर खत्म हो जाएगा, ये टूट कर खत्म हो जाएगा, जबकि ये टूट कर खत्म नहीं होगा। ये है आपका टूटा हुआ तारा, इसे हम लोग कहते हैं उल्का। उल्का या मेटियोर कहते हैं। गिर गया तो उल्का पिंड। लेकिन ये क्या है? ये कॉमेट है। कॉमेट यानी ये धूम केतु है। धूम केतु, इसी को क्या कहेंगे? पुच्छल तारा। पुच्छल तारा दो खासियत देखिए, ये हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ये हमेशा ऊपर से नीचे आता है क्योंकि ये फ्री फॉल हो रहा है। लेकिन ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं, कभी ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, सीधे डायरेक्शन भी जा सकता है, पहला, ठीक है। दूसरी देखिएगा, इसका पूंछ जो होता है ना हमेशा पतला होता है और अगला हिस्सा मोटा पूंछ पीछे होता है, जबकि इसमें उल्टा होता है, इसमें पिछला हिस्सा ही चौड़ा हो जाता है, पूंछ वाला चौड़ा हो जाता है। तो ये जो है ये दिखता है, ये 1 सेकंड में बाद 1 सेकंड तक दिखता है, खत्म होता है, जबकि ये आपका कंटिन्यू दिखते रहता है। तो ये दोनों में मेन अंतर होता है। ये भी क्षुद्र ग्रह है जो खड़े गिर रहा है, जल के खत्म हो गया। ये क्षुद्र ग्रह के टुकड़े हैं जो धूल का रूप ले लिए हैं, ये गिर नहीं रहे हैं बल्कि चक्कर लगा रहे हैं। जब हमारे करीब आते हैं तो दिखाई दे देते हैं, जैसे सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र दिखाई देते हैं। याद हो गया आप लोग को? मंगल पर आदमी जा सकता है, अभी रिसर्च चल रहा है जाने के लिए। मंगल पर आदमी जा सकता है, अभी रिसर्च चल रहा है, आने वाले में पहुंच जाएगा सब। फिर मंगल पे जाइएगा ना तो मंगल पे भी क्या होगा, कैसे झगड़ा शुरू होगा? ये वाला महाद्वीप, ये वाला महाद्वीप, ये तुम्हारा देश, ये हमारा देश। फिर देश के बाद ये तुम्हारा राज्य, ये हमारा राज्य, ये तुम्हारा धर्म, ये हमारा धर्म, ये तुम्हारी जाति, ये हमारी जाति। लेकिन अभी देखिए मंगल पर एकदम शांति है, जैसे मानो जाएगा खरमंडल मचा के रख देगा वहां। चलो भाई आप देख लिए हेली नामक, क्या देखे? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह हेली। हेली क्या है? उल्का पिंड। कितने वर्ष पे दिखता है? 76 सालों पर दिखता है। काहुतेक क्या है? सेरकी क्या है? ये सब चीजें क्या है? सब ये धूमकेतु है, सब जो धूल की तरह है, सब घूम रहे हैं, सब धूमकेतु। किसी को धूमकेतु में अब दिक्कत नहीं है। आते हैं अपने टॉपिक पर। धूमकेतु, धूमकेतु बता दिए, धूमकेतु बता दिए, कॉमेट, क्षुद्र ग्रह बता दिए, दोनों की कक्षा में घूमते हैं। अब आप बताते हैं पृथ्वी। क्या बताते हैं भाई? पृथ्वी। प्लूटो नहीं बताए सर? अच्छा प्लूटो भी ग्रह की श्रेणी में से हट गया, उसको ही बताएंगे।
प्लूटो ग्रह की श्रेणी से हट गया है, उपग्रह से छोटा हो गया था। यहाँ बता देंगे चंद्रमा से, यहाँ पे भी बता देते हैं, चलिए, लेकिन उसको आगे ही बताएंगे, चंद्रमा के बाद पढ़ाना होता है प्लूटो। अब अर्थ के बारे में बताते हैं, पृथ्वी के बारे में। आप सबको पता है पृथ्वी के बारे में कुछ कुछ चीजें, कि एकमात्र ग्रह पृथ्वी है, एकमात्र ग्रह पृथ्वी यानी अर्थ है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन संभव है। ये तो पता ही है आप लोग को। इसको नीला ग्रह कहते हैं, ये भी पता ही है। इसका जो घनत्व होता है सबसे ज्यादा होता है, घनत्व जो होता है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 होता है, हम 5 लिख दिए, चलो 5.5 लिख देते हैं। अब लड़का सबको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी होता है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? देखो बाबू, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैसे समझाएं आपको, कैसे समझाएं आप लोग को, समझे में नहीं आ रहा, समझाएं कैसा? देखिए इसी से समझिए। दूसरा समझा देते, कौन चीज से समझाएं भाई? हाँ समझिए, एगो डिब्बा है, ये खोखला है, हमको ऐसे ही एगो डिब्बा लेना है। बकलोलवा क्या बोलता है ऐसे? मंगल पर जीवन समय बोलते रहे बहुत। ग्रेविटी कहाँ तक रहती है? पूरी दुनिया में ग्रेविटी रहती है, ग्रेविटेशन फोर्स कभी खत्म ही नहीं होता है। ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा फोर्स है जिसका रेंज है बहुत पूरी दुनिया में। यहाँ देखिए घनत्व तो कैसे निकाला जाता है, घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक ऐसा डिब्बा लेना है आप लोग को जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो। ये 1 सेंटीमीटर का तो है नहीं, देखो भाई ध्यान से समझना। एक ऐसा डिब्बा लेना है आपको जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और इसकी गहराई भी 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर गहराई। तो एक 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 का गुणा करेंगे तो एक के रह जाएगा सेंटीमीटर 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 क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा डिब्बा रखिएगा और उसमें पृथ्वी से उठा के मट्टी रखिएगा। क्या रखिएगा? मट्टी रखिएगा। उसका भार देखेंगे 5.5 ग्राम आएगा। कितना ग्राम आएगा? 5.5 ग्राम आएगा। इसी को कहा जाता है घनत्व। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन में कोई चीज कितना ग्राम आती है उसी को कहते हैं घनत्व। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पता नहीं समझा सबकी नहीं। घनत्व समझ में आ गया कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहरा कोनो गढ़ा में, कोनो डिब्बा में, कोनो बर्तन में, ढक्कन में अगर आप पृथ्वी से उठा के कहीं से भी मट्टी उठा के रखेंगे तो उसका भार लगभग 5.5 ग्राम आता है। इसी को कहा जाता है घनत्व। समझ में आ गया? पृथ्वी का घनत्व, किसी चीज का घनत्व निकालिएगा। अब एक बात बताते हैं हम आपको, निकालिए तो। किसी चीज का घनत्व 20 ग्राम है, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब लंबा चौड़ा करके निकालिएगा तो उसमें कितना ग्राम आएगा? 20 ग्राम। हाँ समझ गया सर। हो गया? शटल क्या होता है बताए थे उस दिन? रॉकेट ऊपर रह जाता है, शटल लौट के आता है। पृथ्वी का ये घनत्व हो गया, पृथ्वी का घनत्व। आप सब समझ गए लोग, पृथ्वी का घनत्व आप में से सारे लोग समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे चलते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है भाई? थोड़ी सी झुकी हुई है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, झुकी हुई है। ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और झुकी हुई है। ये पृथ्वी जो है ना ऊपर हल्का सा चपटा है, इस टाइप का चपटा है। तो जब कोई भी चीज चपट जाता है, क्या हो जाता है? चपट जाता है, तो उसका व्यास कम हो जाता है। उसका व्यास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखो बबुआ व्यास कैसे कम होगा? ये ऊपर वाला ये ध्रुव कहलाता है, ये नीचे वाला ध्रुव कहलाता है। इसको मिलाइएगा तो एक डायमीटर बनेगा, व्यास बनेगा। ये दोनों ध्रुवों को मिलाने से बना हुआ व्यास है। तो ऐसे व्यास को कहते हैं ध्रुवीय व्यास।
क्या कहते हैं, ध्रुवीय व्यास। जब दोनों ध्रुवों को मिलाने से जो व्यास बनता है तो उसे बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। ये व्यास जो होता है ये ध्रुवों को मिलाने से बनता है। इसकी लंबाई होती है 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। लेकिन यह पृथ्वी बीचवा में से चपटा नहीं, बीचवा में से छितराइल है, तो इससे भी मिलाएंगे तो ये भी एक डायमीटर बनेगा। तो इसे क्या कहते हैं, विषुवतरेखीय व्यास। विषुवतरेखीय व्यास ये है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। यानी पृथ्वी का जो विषुवत रेखा वाला भाग है, विषुवत भाग, वो है आपका 12,756 किलोमीटर। जबकि दोनों ध्रुवों को मिलाए हैं तो ये आया है 12,714 किलोमीटर। इसको घटाएंगे तो 42 दशमलव समथिंग आता है। यानी इसको आप 42 मान सकते हैं या 43 मान सकते हैं, दोनों के बीच में आता है, क्योंकि हम पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं रखे हैं। तो पृथ्वी ऊपर से चपटा है, तो दोनों चपटका को मिलाएंगे तो उसे कहते हैं ध्रुवीय व्यास। अभी जो हमें छितराइल है तो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन 10वीं बार पूछ चुका है कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतरेखीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो 42 रहेगा तो दीजिए, या तो 43 दीजिए। बाकी के ऑप्शन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस रहता है, कोई 52 देगा, कोई 35 देगा। ये एक्यूरेट होता है 42.3। तो अब कभी कभी ससुरा 42 दे देता है, कभी कभी 43 दे देता है। तो ध्रुवीय व्यास और विषुवतरेखीय व्यास में अंतर समझ में आ गया आप लोग को। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास घनत्व कितना होता है, 5.5 होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का होता है। इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। बेवकूफ सब आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है, सर ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं बस इतने में रहिए लोग। अगवा का क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछता है भाई, सर पृथ्वी का झंडा कैसा है। संजीव सिंह, पृथ्वी के कौन झंडा है रे बकलोलवा। भाई ज्योग्राफी का नोट्स टाइप करके दे देंगे, आप ये कमेंट करते रहेंगे तो हमको किसी बीच में कमेंट दूसरा भी छोड़ के चले जाएंगे। सर प्लेनेट सूर्य का चक्कर कैसे लगा रहा है, बिपिन बापी मिश्रा। भाई ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है दो चीजों को खींचता है। ये फिजिक्स का टॉपिक है, आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। कोई भी चक्कर क्यों घूमता है, भैंस खूंटा पे क्यों घुमाने लगती है, कि दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। पृथ्वी सूर्य को खींच रहा है, सूर्य पृथ्वी को खींच रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे पे क्या होने लगते हैं सर, घूमने लगते हैं सर। चुंबक देखें, दो चुंबक को पास ले जाइएगा तो भागने लगते हैं सर। क्यों भागते हैं सर, दोनों एक दूसरे को ढकेल रहे होते हैं सर। हो गया। अर्थ का सिंबल क्या होता है, एक से एक बेवकूफ आता है सर यहाँ। देखो बाबू, जब हम 5 में पढ़ते थे ना तो हमें पढ़ाया गया था कि पृथ्वी नीली क्यों है, तो इस पे बहुत ज्यादा मात्रा में जल है, इसलिए नीला दिखता है। ठीक है, पृथ्वी पर नीले दिखने का बड़ा कारण होता है पृथ्वी पर जल की उपस्थिति। अब देखो भैया, कमेंट हम ऑफ करने जा रहे हैं। चलिए, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है और साथ ही साथ अपने तल पर भी झुकी हुई है। इस चीज को समझना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। देखिए, पृथ्वी जो है ना, कोई भी चीज अगर देखिए, कोई छड़ी है, अगर किसी छड़ी को हम ऐसे झुका दिए तो ये दो जगह से झुकी हुई है। ये छड़ी को अगर हम झुका दिए तो दो जगह से झुकी है, एक एंगल इधर से झुकी है और ये एक दूसरा एंगल इधर से झुकी है। तो कोई भी चीज अगर झुकी होती है तो दो जगह से झुकती है, एक ऊपर के हिसाब से झुकी हुई है और एक नीचे के हिसाब से झुकी हुई है। ऐसे ही पृथ्वी भी हल्का सा झुकी है, जो पहले महज 18 डिग्री झुकी थी, 19 डिग्री, अभी 23.5 डिग्री झुक गई है। तो ये पृथ्वी का क्या चीज है भाई, झुकाव है। तो यही झुकाव को हम दो हिसाब से बांटते हैं। ये पृथ्वी है नहीं, इसमें दो तरह के झुकाव है। ये दो झुकाव देखिए आपको, ये जो झुकाव आप देख रहे हैं इसमें दोनों झुकाव हम बना देते हैं। एक ये डॉटेड लाइन देख दे रहे और एक ये लाइन दे दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं तल, इसे क्या कहते हैं, तल। ठीक है, और इसे कहते हैं हम अक्ष, इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस, और इसे कहते हैं सरफेस।
प्लेन, प्लेन सरफेस नहीं, प्लेन, प्लेन। तो पृथ्वी का ये झुकाव है, जैसे कोई भी छड़ी ऐसे झुकी हुई है, तो ये वाला जो झुकाव होता है ना, ये वाला झुकाव, इसे कहते हैं कि अपने अक्ष से कितना झुका है, और ये कहते हैं तल से, जमीन तल से कितना झुका हुआ है। अगर मान के चलिए बाबू कि अगर ये नहीं झुका रहता, एकदम सीधा रहता, नहीं झुका रहता, एकदम सीधा रहता, तो ये तो 90 डिग्री बना रहा होता, 90 डिग्री। लेकिन अगर झुक गया है तो कुछ कम बनाएगा। तो इसको जब भूगोलवेताओं ने नापा तो ये आया 23.5 डिग्री। कितना आया? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री आया खोपड़िया पे से, ऊपर से ज्यादा नहीं झुकी है, ऊपर से कम में झुकी है। कितना? 23.5 डिग्री। तो अक्ष, अक्ष मतलब ऊपर, अक्ष मतलब क्या होता है? ऊपर से, तो 23.5 डिग्री। तो तल से तो जेन्युइन है कि 66.5 झुकेगी। क्यों 66.5 झुकेगी? क्योंकि अगर किसी चीज को आप झुकाए हैं ऐसे, तो जितना ये झुका है और ये झुका है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए ना, तभी ना ये सीधा खड़ा होगा। अगर ये 23.5 है तो ये कितना होगा? 66.5, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पृथ्वी जो है अपने तल से कितना झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने तल से 23.5 डिग्री झुकी है। कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि नीचे वाले तल से कितना झुकी है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। समझ में आ गया कि नहीं? हल्का सा लोड होने की वजह से, नहीं देखते कब घूमते घूमते यहाँ पे उल्का पिंड, उल्का पात होने से ये सब चीजें हो रही होती हैं। इस साइड से झुकी हुई। आगे बढ़िए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? उल्का पात यानी उल्का पिंड के गिरने से झुक गई है 23.5 और 66.5 डिग्री। दो चीजें याद रखिएगा झुकाव पृथ्वी का। एक झुकाव होता है उसके एक्सिस यानी अक्ष से 23.5 डिग्री का होता है, एक झुकाव होता है उसका तल से जो 66.5 डिग्री का होता है। पृथ्वी सीधी नहीं है, ये वाला झुकाव ज्यादा पूछता है, अक्ष से कितना झुकी है। अब पृथ्वी की दो गति, एक होती है घूर्णन गति और एक होती है आपकी परिक्रमण गति। घूर्णन और परिक्रमण ये दो चीजें होती हैं, तो इसमें दोनों गति देखते हैं। पहला हो गया पृथ्वी का घूर्णन और इससे होने वाली घटनाएं, पृथ्वी का घूर्णन गति। घूर्णन देखिए, पृथ्वी जो होती है वो चक्कर लगा रही है सूरज का, अपना भी अक्ष पर घूमती है, सूरज का भी घूमती है, तो इससे कुछ घटनाएं होती हैं, समझिए इसे। घूर्णन का मतलब होता है अपनी जगह पर घूमना। ये क्या होता है? घूर्णन होता है अपने जगह पर घूमना। ये क्या हो गया? घूर्णन। पंखा क्या करता है? घूर्णन करता है, पंखा घूर्णन करता है। तो पृथ्वी के घूर्णन करने से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, पृथ्वी के घूर्णन गति से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वो चीज समझिए। सबसे पहली घटना जो पृथ्वी के घूर्णन से होती है वो दिन और रात का होता है। दिन और रात, दो चीजों का होना। पृथ्वी का घूर्णन के कारण ही दिन और रात हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो कैमरा सामने है वो क्या है? सूरज है। तो मेरे यहाँ पे क्या हुआ है? दिन हुआ है। हम ऐसे घूम जाएंगे तो मेरे चेहरे पर क्या हो गया? रात हो गया। और ये जो रात था पहले अभी दिन हो गया, ये अभी क्या है? दिन है। ये देखिए, ये इधर जाएगा तो मेरा बाल क्या हो गया? रात हो गया। और ये क्या हो गया? दिन हो गया। तो दिन और रात की घटना घूर्णन के कारण होती है। अगर घूर्णन नहीं होगा तो दिन और रात की घटना नहीं होगी। अगर पृथ्वी घूमना रोक दे तो जिधर दिन उधर दिने रह जाएगा और जिधर रात उधर रातें रह जाएगा। ससुरा जिधर रात हुआ उधर वाला तो पगला जाएगा सर। दिन वाले का तो काम चलते रहेगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, दिनों में आदमी सूझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। तारीखें समझ में नहीं आएगा, कौन तारीख है आज? आगे बढ़े। दिन और रात की घटना होती है। और क्या चीज होता है? टाइड एंड ईव। क्या चीज होता है? टाइड एंड ईव। अब ये टाइड एंड ईव किसे कहते हैं? अब आप बताइए, कभी भी कोई चीज घूमती होती है, घूम रही होती है, तो उससे एक झटका लगता है। पृथ्वी के घूमने से क्या होता है? एक झटका लगता है। इस झटका को हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। इस झटका को क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। क्या कहेंगे? कोरियोलिस बल। कोई भी चीज अगर घूम रही होती है तो आप अगर महसूस करिएगा तो एक झटका को उत्पन्न करती है।
जैसे थाली में पानी लेके ऐसे घूमिएगा तो पनिया ऐसे छलक जाता है, थाली में पानी लेके ऐसे घूमेंगे तो छलक जाएगा। तो घूमने के कारण एक बल उत्पन्न होता है, जिस फोर्स को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल, इसके क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं, घूमने के कारण। और इसी घूमने के कारण ये कोरियोलिस बल जो होता है समुद्र की लहरों को उठा देता है। समुद्र की लहरों को क्या करता है? उठा देता है। तो समुद्र की लहरों को उठना क्या कहलाता है? ज्वार। लेकिन उठैले थोड़ी रहेगा, वापस जाएगा पानी, तो उसे क्या कहते हैं? भाटा। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। इंग्लिश में टाइड ईब, टाइड एंड ईब। तो इस कोरियोलिस बल के कारण समुद्र में क्या आता है? ज्वार और भाटा, ज्वार और भाटा। तो ये समुद्र में आता है आपका ज्वार और क्या आता है? भाटा आता है, ज्वार भाटा, टाइड एंड ईब। लेकिन ज्वार वहीं देखने को मिलेगा जब समुद्र के रास्ते में कोई जमीन आ जाए, तब ना समुद्र की लहरें ऐसे उठेंगी, जमीन के ऊपर जाएंगी तो कहेंगे कि ज्वार आया है, पानी लौट जाएगा तो कहेंगे भाटा। और अगर समुद्र के बीच में कोई जमीन नहीं है, समुद्र के बीच एरिया है, तो वहां जो लहरें हैं वो ज्वार भाटा नहीं ले पाएंगी, बल्कि तेजी से बहने लगेंगी, जिसे जल धारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जल धारा। क्या कहा जाता है? जल धारा कहा जाता है। तो ये जल धाराओं को उत्पन्न करती है, बीच समुद्र में जल धाराओं को उत्पन्न करती है। जब ये तट पर आती है तो इसे को क्या कहते हैं? ज्वार और भाटा, ज्वार भाटा कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाओ। ज्वार भाटा। इसी के कारण हमारे पृथ्वी पर धीमी गति से हवाएं चलती है। पृथ्वी ऐसे घूम, जैसे मान लीजिए पंखा नहीं चल रहा है, खुद से सोच के देखिए, अगर पंखा नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन आप ऐसे ऐसे घूमिएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं गर्मी नहीं, थोड़ा सा हवा लग रहा है। तो जो धीमी गति से हवाएं चलती हैं उन्हें कहते हैं समीर। तो इसके वजह से समीर चलती है। समीर को इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। समीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिज, ब्रिज कहा जाता है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही है, जिस तरह से पंखा घूम रहा होता है, उसकी वजह से दिन और रात की घटनाएं होती हैं। एक झटका बल एहसास होता है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस बल। ये कोरियोलिस बल समुद्री लहरों को उत्पन्न करती है। ये लहर जब तट पर जाती हैं तो ज्वार भाटा को उत्पन्न कर देती हैं। और पृथ्वी के घूमने की वजह से जो वायुमंडल में टकराने से इंसान को जो धीमी धीमी गति से हवा चलने का एहसास होता है, उसे हम कहते हैं समीर कहते हैं। ये सारी घटनाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही होती है? घूम रही होती है। तो घूर्णन से होने वाली घटनाएं समझ गए? देखो एक कह रहा है कि सर पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग क्यों नहीं घूम रहे हैं? हम सब लोग घूम रहे होते हैं बबुआ, हम सब लोग घूम रहे हैं। आप एगो बस में बैठ जाइए, सुनिए ध्यान से, एगो बस में बैठ जाइए, बस जो है ना अगर घूम के दाहिने से बाएं मुड़ गई से, तो आप क्या कहिएगा कि हम भी घूमे हैं? आप तो अपने जगह पर ही हैं, आप तो अपने जगह पे हैं। तो पृथ्वी घूम रही है तो सबको लेकर घूम रही होती है। केवल आपको लेकर घूमेगी तब कहेंगे ना कि वहीं छूट गया, समझ आए कि नहीं? पूरी पृथ्वी को लेकर घूम रही है। हम भी इधर घूमे तो आप भी इधर घूम गए, सब चीज एक ही ओर घूम जाता है, इसलिए प्रॉब्लम पता नहीं चलता है। जब एक चीज रुक जाए और दूसरा घूमे तब ना समझ में आता है। हम सब पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, किसी को छोड़कर पृथ्वी नहीं घूम रही है। इतनी बड़ी पृथ्वी है कि ये डिसबैलेंस होती ही नहीं है, ये डिसबैलेंस नहीं होती है, इतनी बड़ी आकार की है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, देखिए हम क्यों नहीं लगता है कि हम लोग घूम रहे हैं? एक चौकी ले लीजिए, इतना बड़ा पलंग, इस पे एक चींटी रख दीजिए, इस पे क्या कर दीजिए? चींटी रख दीजिए, और धीरे धीरे इस चौकी को घुमाइए, एक चक्कर लगवा दीजिए इस पे से, और उस चींटिया को पूछिए, ए चींटी घूम लो कि ना घूम लो? वो कहेगी कि हम कहाँ घूमे, हम तो यहीं थे। ओकरा पते नहीं चला क्योंकि चौकी इतना बड़ा था कि उसको एहसास नहीं हुआ। समझ में गया? दो को चींटी यहीं रख दीजिए तो उन सबको पता चलेगा कि हम घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन चौकी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। डिसबैलेंस होगा तो भाग जाएगी, कोनो घुमा रहा है। तो पृथ्वी डिसबैलेंस नहीं होती, आराम से घूम रही होती है। घूर्णन के कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं, वरना घूमती नहीं पृथ्वी तो हवाएं एक ही जगह रह जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं।
किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पृथ्वी कितने देर में घूमती है? 24 घंटा में। कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में घूम जाती है। आगे बढ़ जाए, अब देखते हैं क्या हो गया। पृथ्वी का ये तो घूर्णन हो गया। अब इधर देखते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण, रिवोल्यूशन, परिक्रमण, इसे हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। इसको क्या कहा गया था? रोटेशन। रोटेशन। ये पूरा हो जाता है लगभग 24 घंटा में। क्या हो जाता है? 24 घंटा में। ये पूरा होता है 365 दिन में। 365 दिन 6 घंटा, लगभग 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। ये क्या होता है? ये सूरज का चक्कर लगाती है पृथ्वी। जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने लगती है, जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने लगती है, किसका? सूरज का। जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने लगती है तो ऐसे घटनाओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? सूरज का परिक्रमण, रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें इसके कारण क्या होते हैं? वर्ष की घटना होती है, दिन और रात नहीं होते हैं। इसके वजह से मौसम बदलते हैं और साल बदल जाता है। साल यानी ईयर बदलते हैं। क्या होते हैं? ईयर बदलते हैं। और इसी ईयर बदलने से क्या होता है? हमारा मौसम बदलता है। जुलाई में बरसात हो जाती है, मौसम बदलता है। और इस मौसम में दिन और रात छोटे होने लगते हैं। दिन और रात, दिन और नाइट का क्या होता है? छोटा बड़ा होता है, छोटा और बड़ा हो जाता है। दिन और रात छोटा बड़ा होने लगता है। ठंडी के दिन में दिन बड़ी, दिन छोटा और रात बड़ा हो जाता है। अब ये दिन बड़ा और छोटा क्या होता है, ये यहाँ नहीं समझ पाएंगे। जब हम आपको अक्षांश और देशांतर, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताएंगे तब समझेंगे। तो आप बताइए, पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन होता है उसके कारण कई घटनाएं, साल का बदलना, 2020 के बाद 21 आएगा, 23 आएगा, 24 ऐसे करके। मौसम का बदलना, दिन और रात का छोटा होना, ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहना। 6 महीने दिन और 6 महीने रात कहाँ रहता है? ध्रुव पर। ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें जो है ना, दिन और रात का छोटा होना, ये अक्षांश और देशांतर में समझ में आएगा, जो अभी आप लोग को पता नहीं है। तो ये दोनों में अंतर आपको याद रहना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, हो गया? एक कोई बेवकूफ यहाँ आके ब्लैक होल पूछ रहा है, पढ़ा दिए रे ब्लैक होल, पिछला क्लास देखो। देखिए क्वेश्चन बताइए तो, कोरियोलिस बल किसके कारण? रोटेशन या रिवोल्यूशन? कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? रोटेशन या रिवोल्यूशन? कोरियोलिस बल की घटना रोटेशन या रिवोल्यूशन? फटाफट आंसर दीजिए। कोरियोलिस फोर्स रोटेशन या रिवोल्यूशन? रोटेशन के वजह से। ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात किसके वजह से? ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात किस वजह से? 6 महीने दिन और 6 महीने रात, रिवोल्यूशन। वेरी गुड, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन। ज्वार भाटा किसके वजह से? ज्वार भाटा, ज्वार भाटा रोटेशन। ज्वार भाटा रोटेशन की वजह से होती है। किसके वजह से? रोटेशन की वजह से। याद रहेगा आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, आपको एक पढ़ाया हुआ टॉपिक है, दोबारा पूछते हैं, याद है कि नहीं याद है? पढ़ाया हुआ टॉपिक है आपको। आंसर दीजिए तो आप लोग। पृथ्वी की दूरी जब बढ़ जाती है सूर्य से, तो
उस घटना को क्या कहते हैं? सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी जब बढ़ जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, इनके बीच की जो दूरी होती है वो घटते बढ़ती रहती है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य तो रुके हैं नहीं, ये चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी बढ़ते घटती रहती है। इनके बीच की दूरी 14.9 करोड़ किलोमीटर होती है, लेकिन एवरेज इसे हम कितना मानते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर ये दूरी है। इस दूरी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई कहते हैं। ये हम पढ़ा दिए हैं, खगोलीय इकाई हम पढ़ा दिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ा दिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब घट जाती है तो इसे कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? उपसौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। और उसे क्या कहते हैं? एपीहेलियन। उपसौर, अपसौर। उपसौर किस दिन होता है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। इस दिन क्या पड़ता है? ठंड पड़ता है। ये हम बता दिए थे कि 3 जनवरी को ठंड क्यों पड़ता है पिछले क्लास में, जब आप देखेंगे जहां हम सौर, उपसौर और अपसौर पढ़ा रहे हैं। अपसौर, अपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ये कब बढ़ती है? 4 जुलाई। इस दिन क्या पड़ता है? गर्मी पड़ता है। और ये हम रीजन बता दिए हैं कि जब ये दूर भी रहता है तो दूर होने के बावजूद गर्मी क्यों, और करीब होने के बावजूद ठंड क्यों। ये हम पढ़ा चुके हैं कि पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी कैसे झुकी है? इस लाइन को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर दीजिए, ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है। इस लाइन को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर देंगे। लाइन को क्या कहते हैं? ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? एपिसाइड लाइन, वेरी गुड। एपिसाइड लाइन के नाम से जाना जाता है। इस लाइन को क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन। यहाँ तक पढ़ा दिए थे। अब आगे आएगा आपका चंद्रमा, मून पढ़ाएंगे। मून के फेजेज ऑफ मून बता देंगे कि मून के कौन कौन से फेज होते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाल दिया गया। उसके बाद ज्योतिष, उसका क्या होगा? ज्योतिष। अब बच गया आपका क्या चीज? मून। उसके बाद आपका प्लूटो। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। ये 3 टॉपिक आपके बच गए। इसको कल करेंगे। मून कल बता देंगे, प्लूटो और ज्योतिष एक दिन में बता देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अगला क्लास कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। निकाल देते हैं।